नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आकाश जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम लोगों ने नॉलेज ऑफ जनरल पूरे चैप्टर को जो है पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। ठीक है, इसी पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज पर आज चर्चा करेंगे। 3 वीडियोज में हम लोग इस चैप्टर पर एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, जितना भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है 3 वीडियोज में, अगले 3 वीडियोज में एमसीक्यूज के माध्यम से भी उसको पूरा कवर कर लेंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप लोग कर ले जाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम विच फ्रेंच वर्ड। ये आपका एग्जाम 2025 में हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जनरल शब्द किस फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जूर। ठीक है, द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जूर विच मीन्स अ डे। इसका मतलब क्या होता है? एक दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट कंसिडर्ड अ सब्सिडियरी बुक, यानी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, किसको इसमें से ऐसी कौन सी बुक है जिसको सब्सिडियरी बुक में शामिल नहीं किया जाता है? आप सभी को पता है कि कितनी सब्सिडियरी बुक होती हैं? 8 होती हैं। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? कैश बुक भी है, जनरल प्रॉपर भी है, ठीक है, परचेज बुक भी है, लेजर नहीं है। ठीक है, लेजर क्या है? लेजर जो है जर्नल एंट्री के बाद जो है, जर्नल एंट्रीज के बाद जो तैयार किया जाता है उसको लेजर कहते हैं। ठीक है, तो लेजर अब हम लोग अगले चैप्टर में लेजर ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स नॉट अ सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। खाता बही लेखा की मुख्य बही है, ना कि सहायक बही। ये एक मुख्य बही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रायर टू recording transactions formally in the journal entries are sometimes jotted down in a रफ बुक कॉल्ड। कहने का मतलब है लेन देन को जर्नल में औपचारिक रूप से दर्ज करने से पहले, है ना, जर्नल में औपचारिक रूप से दर्ज करने से पहले प्रविष्टियों को कभी कभी एक अनौपचारिक पुस्तिका में लिखा जाता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट या फिर वेस्ट बुक। तो वेस्ट बुक इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रायर टू रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस फॉर्मली इन द जर्नल दे मे बी जॉटेड डाउन इन अ रफ इनफॉर्मल बुक कॉल्ड अ वेस्ट बुक, है ना, याद रखिएगा, वेस्ट बुक। ठीक है, या फिर इसको मेमोरेंडम बुक भी कहते हैं। कहने का मतलब है जनरल एंट्रीज में जो है रिकॉर्डिंग करने से पहले हम लोग वेस्ट बुक या फिर मेमोरेंडम बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का ट्रेडिशनल रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो ये पाने वाला, ये देने वाला, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट का नियम। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का नियम। डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ये हो गया दोस्तों रियल अकाउंट का नियम। उसके बाद डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट, है ना, ये हो गया नॉमिनल अकाउंट का नियम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। द ट्रेडिशनल रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट्स इज टू डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। सभी नामांकित खातों के लिए पारंपरिक नियम सभी व्यय और हानियों को डेबिट करना और सभी आय और लाभों को क्रेडिट करना होता है। ये तीनों ही नियम आपको दोस्तों याद होने चाहिए। ये जो तीनों नियम है आपको याद होने चाहिए ना, इसी पर पूरा जर्नल बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ट्रेडिशनल रूल फॉर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का ट्रेडिशनल रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये तो पर्सनल अकाउंट का अभी हम लोगों ने देखा। डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यही आंसर है। ठीक है, द रूल फॉर रियल अकाउंट स्टेट्स डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। वास्तविक खातों का नियम कहता है आने वाली राशि को डेबिट करें, जाने वाली को क्रेडिट करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द ट्रेडिशनल रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का ट्रेडिशनल रूल क्या है? डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ये तो रियल अकाउंट का नियम है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये तो नॉमिनल अकाउंट का नियम है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यही आंसर है। ठीक है, तो द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये तीनों ही नियम हो गए आपके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अ क्लोथ मर्चेंट परचेजेस फर्नीचर फॉर कस्टमर सीटिंग विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड, है ना। तो यदि कोई कपड़ा व्यापारी ग्राहकों के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदता है तो किस खाते को डेबिट किया जाता है? देखिए, ये कपड़ा व्यापारी यदि कपड़ा खरीदेगा तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना। ठीक है, लेकिन ये फर्नीचर खरीद रहा है वो भी बैठने के लिए, बिजनेस के लिए नहीं खरीद रहा है, तो इसमें क्या होगा? फर्नीचर खाते को डेबिट कर लेंगे, ना कि क्रय खाते को। इसमें क्रय खाते को डेबिट नहीं करेंगे। ठीक है, जिस चीज में बिजनेस हो रहा होता है अगर वो खरीदा जा रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, यहाँ पे कपड़े के लिए पूछा जाता तो जो है क्रय खाता सही होता है। ठीक है, परचेज अकाउंट सही होता है, लेकिन यहाँ पे फर्नीचर खरीद रहा है वो भी सीटिंग के लिए, बैठने के लिए, तो इसलिए फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। इफ अ क्लोथ मर्चेंट परचेजेस फर्नीचर, फर्नीचर इज एन असेट्स एंड फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड नॉट परचेज अकाउंट बिकॉज असेट्स आर नॉट मेड फॉर रीसेल, है ना। जो सामान रीसेल के लिए खरीदा जाता है उसी को डेबिट किया जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू द परचेज सेल्स ऑफ गुड्स इफ द नेम ऑफ परचेजर और सेलर इज नॉट गिवन इट इज कंसीडर्ड एज कैश ट्रांजेक्शन। If in a transaction relating to the purchase or sale of goods, the name of purchaser or seller is not given, it is considered a cash transaction। कहने का मतलब है जिस किसी भी ट्रांजेक्शन में परचेजर या फिर सेलर का नाम नहीं होगा, है ना, नेम नहीं होगा, तो वो होगी कैश एंट्री, है ना, कैश एंट्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड टू गोपाल 50,000, दिस ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज। तो
गोपाल को माल बेचा है 50,000 रुपए का, तो गोपाल पाने वाला है, तो गोपाल को डेबिट करेंगे, गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना, गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये कैसा ट्रांजेक्शन है, यहीं कहाँ कहीं पे कैश लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। जी हाँ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि गोपाल का नाम आ गया है ना, इसमें जो है परचेजर का नाम है। इफ द नेम ऑफ परचेजर और सेलर इज गिवन एंड इट इज नॉट स्टेटेड वेदर कैश और क्रेडिट, इट इज कंसीडर्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यदि परचेजर या फिर सेलर दोनों में से किसी का नाम दिया है और कहीं पे भी कैश नहीं लिखा हुआ है, तो उसको जो है क्रेडिट एंट्री माना जाता है, यानी कि उधार पर खरीदा या बेचा गया माना जाता है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है सैलरी पे टू मुकेश 10,000, व्हाट विल बी द करेक्ट जर्नल एंट्री। ठीक है, अब सैलरी पे किया जा रहा है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है हमेशा। ठीक है, एंट्री करते समय बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, तो बिजनेस से सैलरी जा रही है। ठीक है, तो सैलरी एक एक्सपेंसेस है, तो इसको क्रेडिट डेबिट कर लेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, है ना, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। ये हो गया नॉमिनल अकाउंट का नियम। सैलरी जा रही है किस रूप में, कैश के रूप में, तो कैश जा रहा है तो कैश को कर लिया क्रेडिट। ठीक है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री की जाती है, परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेंगे तो एंट्री कर देंगे आप गलत, क्या कर देंगे, मुकेश को कर देंगे डेबिट कि मुकेश पाने वाला है ना, तो नहीं, परचेजर के अकाउंट, परचेजर की व्यू से एंट्री नहीं होती है, बिजनेस के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री की जाती है कि बिजनेस से क्या जा रहा है, सैलरी जा रही है, सैलरी नॉमिनल अकाउंट का नॉमिनल अकाउंट में आती है, तो नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि सभी एक्सपेंसेस को डेबिट करो। ठीक है, और रियल अकाउंट का नियम कहता है जाने वाली चीज को क्रेडिट करो, तो कैश को कर दिया क्रेडिट और सैलरी को कर दिया डेबिट। तो एक्सपेंसेस रूल स्टेटेड दैट even if a party's name is given in an expense transaction, it is a cash transaction and the party's name is ignored, salary account and डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये हो गई एंट्री। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है विच कॉलम ऑफ द जर्नल स्टोर्स द पेज नंबर ऑफ द लेजर वेयर पोस्टिंग हैज बीन मेड। तो इसको कहते हैं दोस्तों लेजर फोलियो, है ना, लेजर फोलियो स्टोर्स द पेज नंबर ऑफ द लेजर वेयर द स्पेसिफिक अकाउंट पोस्टिंग हैज बीन मेड। बही खाता यानी कि लेजर फोलियो में उस बही खाते का पृष्ठ क्रमांक दर्ज होता है जहां विशिष्ट खाते की प्रविष्टि की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेटरी नोट रिटन बिलो ईच जर्नल एंट्री इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको कहते हैं नरेशन। ईच एंट्री इज फॉलोड बाय अ ब्रीफ एक्सप्लेनेटरी नोट कॉलिंग नरेशन। जो सबसे नीचे ब्रैकेट में लिखते हैं उसको कहते हैं नरेशन, है ना। जैसे कि सैलरी दिया है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ, तो इसमें नरेशन आ जाता है बीइंग सैलरी पेड, है ना, बीइंग सैलरी पेड। तो ये इसी की बात हो रही है कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन है when page totals of journal columns are carried forward to the next page, what abbreviation is used। जब जर्नल कॉलम के पृष्ठ योग को अगले पृष्ठ पर ले जाया जाता है तो किस संक्षिप्त रूप का प्रयोग किया जाता है। तो किसका, तो पेज टोटल आर कैरिड फॉरवर्ड यूजिंग CF कैरिड फॉरवर्ड एंड ब्रॉड फॉरवर्ड यूजिंग ब्रॉड फॉरवर्ड। पृष्ठ योग को CF आगे ले जाया गया का प्रयोग करके अगले पृष्ठ पर ले जाया जाता है, और BF आगे ले जाया गया का प्रयोग करके अगले पृष्ठ पे जाया जाता है। ठीक है, देखिए कैरिड फॉरवर्ड यहाँ पे पूछ रहा है तो हो जाएगा CF कैरिड फॉरवर्ड, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है विच सब अकाउंट ऑफ गुड्स इज ऑलवेज क्रेडिटेड व्हेन गुड्स आर परचेज। माल की खरीद के समय कौन सा उप खाता हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो माल की खरीद के समय, तो ये तो खरीद के समय परचेज अकाउंट डेबिट होता है, सेल्स अकाउंट की बात ही नहीं आएगी, स्टॉक अकाउंट की बात ही नहीं आएगी, तो परचेज रिटर्न अकाउंट को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, और रिटर्न ऑनवर्ड भी इसको कहते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट रिटर्न ऑनवर्ड इज ऑलवेज क्रेडिटेड एज परचेज एक्सपेंसेस आर रिड्यूस्ड। ठीक है, तो क्रय वापसी खाता हमेशा क्रेडिट किया जाता है क्योंकि क्रय कम हो जाता है। जो भी माल जैसे खरीदा है ना, जैसे परचेज किया है, तो मान लीजिए 1 लाख का परचेज किया है, ठीक है, उसमें से 10,000 रुपये का रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न हो रहा है तो परचेज कम हो रहा है, परचेज कम हो रहा है का इसका मतलब है एक्सपेंसेस जो है कम हो गया। एक्सपेंसेस जब बढ़ता है, ठीक है, तो डेबिट करते हैं, और एक्सपेंसेस कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए जो है परचेज रिटर्न अकाउंट को क्या कर दिया, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस दृष्टि से एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ जनरल। ठीक है, मिनिमाइज ओमिशंस, बल्कि एंड वॉल्यूमिनस ऑफ लार्ज फर्म्स, क्रोनोलॉजिकल एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिटी। निम्नलिखित में से कौन सा सामान जनरल की सीमा है। जनरल की सीमा है चूक को कम करना, रिकॉर्डिंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल जर्नल मेक्स इट्स बल्की विच इज द लिमिटेशन, है ना, तो बल्कि वाला याद रखिएगा। ठीक है, बल्कि एंड वॉल्यूमिनस ऑफ लार्ज फर्म्स। ठीक है, ऑप्शन बी इस दृष्टि से एकदम सही आंसर है इसका। who defined the journal as a book of prime entry in whose ट्रांजेक्शन आर कॉपीड इन ऑर्डर ऑफ डेट फ्रॉम मेमोरेंडम और वेस्ट बुक। किसने जर्नल को प्राथमिक प्रविष्टि की एक पुस्तक के रूप में परिभाषित किया जिसमें लेन देन को मेमोरेंडम या रद्दी पुस्तिका से तिथि के क्रम में प्रतिलिपि किया जाता है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर कार्टर ने ये कहा है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है,
18th क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ जर्नल? टू रिकॉर्ड फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, to record final profit and loss, to keep a chronological record of all transactions and analyze debit credit aspects, to calculate cash balance instantly, to prepare financial statement. तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, द फंक्शन इंक्लूड कीपिंग अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन एंड एनालाइज ईच ट्रांजैक्शन इनटू इट्स रिस्पेक्टिव डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सभी लेन देनों का कालानुक्रमित रिकॉर्ड रखना और डेबिट क्रेडिट पहलुओं का विश्लेषण करना ही जर्नल का प्राथमिक कार्य है। ठीक है, तो दोस्तों नॉलेज ऑफ जनरल पर ये पार्ट 1 था। ठीक है, जितना भी मैंने पढ़ा है उसको पूरा एमसीक्यूज के माध्यम से मैं पूरा आपको समझा दूंगा। यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप इसको जो है मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, इसकी प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, 100% देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, बहुत एडवांस क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।